आज हम लोग जो चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, देखो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस हम लोग आज रीड करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन क्या क्या है देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग थ्री लीनियर इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू अननोन, सिंपल इक्वेशन होता है, नेचर। अब देखो ये मेथड ऑफ सॉल्विंग थ्री लीनियर जो इक्वेशन है उसका थ्री पार्ट है, नेचर ऑफ रूट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साइमल्टेनियस मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन क्या क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में रीड करेंगे। तो इक्वेशन बेसिकली होता क्या है देखो, यहाँ क्या बताया गया है, इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो इक्वलिटी को डिफाइन करता है। इफ द इक्वलिटी इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, मतलब किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर वो इक्वलिटी कंडीशन ट्रू होता है, then the equation is called a conditional equation। तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x प्लस 2/3 प्लस x प्लस 3/2, तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? बिकॉज ये इक्वल है। देखो यहाँ पर एक इक्वल लाइन दिया गया है और इधर कुछ डेटा है, इधर कुछ, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल के इधर उधर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन है, इसे इंडिविजुअली बोलेंगे तो इधर एक एक्सप्रेशन है, इधर एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, होल्ड्स ट्रू, ये जो इक्वल कंडीशन है सिर्फ तभी ट्रू होता है अगर x का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और ऐसे इक्वेशन को कंडीशनल इसीलिए बोलते हैं, ओनली x के वैल्यू 1 होने पे ये ट्रू होगा। दैट इज 1 प्लस 2 3, 3/3 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 3 4/2 मतलब 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो होल्ड्स ट्रू हो रहा है। तो वही बता रहा है कि इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इक्वलिटी का। इफ द इक्वलिटी इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, अगर कुछ वेरिएबल के लिए, मतलब कुछ एक वेरिएबल का वैल्यू, जो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, ठीक है, और इक्वलिटी ट्रू हो जाएगा सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व वेरिएबल है x, ये x का कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए इक्वलिटी ट्रू हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के इक्वेशन को बोला जाता है कंडीशनल इक्वेशन। While if the equality is true for all values of the variable involved, the equation is called an identity। ठीक है, या फिर अगर और भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उसके लिए भी ट्रू होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी। तो बेसिकली देखो इक्वेशन यहाँ तो कुछ बताया है। अब देखो इक्वेशन कैसे हम लोग बोल सकते हैं। देखो इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कंडीशनल इक्वेशन। बेसिकली हुआ क्या, देखो जैसे कि मान लो हम लोग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, 10 प्लस 9 तो कितना हो गया 90। तो ये क्या है? ये है एक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। ठीक है, 10 प्लस 9 इक्वल टू 19 हो रहा है। अगर वैल्यू लिखते हैं तो ये जो है ये पॉइंट को बोला जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 10 प्लस 9 ये एक एक्सप्रेशन है। ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं 10 प्लस 9, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है? न्यूमेरिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे कि x प्लस 9, ठीक है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया? ये हो गया एल्जेब्रिक। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यानी 10 प्लस 9 19 होता है। अगर मान लो हमें इस तरह से कुछ फ्रेज दिया हुआ है, फ्रेज, ठीक है, जैसे दिया हुआ है sum of a number and 9 is 90, ऐसे अगर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? ये एक फ्रेज दिया हुआ है। अब एल्जेब्रा क्या होता है? एल्जेब्रा जो होता है वो फ्रेज जो होता है, फ्रेज को वेरिएबल में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रेज जो है, इतना बड़ा फ्रेज लिखा हुआ है, सम ऑफ ए नंबर एंड 9 इज 90, फाइंड द नंबर, अगर ऐसे बोल देता है कि फाइंड द नंबर, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में डालेंगे। जैसे सम ऑफ ए नंबर, ए नंबर को हम लोग अगर यहाँ x मान लेते हैं,
एंड 9, ठीक है 9 मान लेते हैं, इस बताया गया है 19, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज रेडी हुआ ना, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसे बोला जाता है इक्वेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नहीं है, इसे इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि देखो ये इक्वल लाइन है, इससे ये इक्वल के इधर कुछ डेटा है और इधर कुछ डेटा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, सिर्फ एक्सप्रेशन इसे नहीं बोलेंगे। ये न्यूमेरिकल या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली, नॉट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और जिसका ये कौन सा पार्ट है, ये है वेरिएबल पार्ट, और ये दो पार्ट है कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, ये कांस्टेंट पार्ट है, और ये क्या है, ऑपरेटर है। ये पार्ट, ये जो होता है इसे ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है, ऑपरेटर है, और इसे हम प्लस है, यहाँ माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर फ्रेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल टू 19 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हम लोगों ने देखो एक एक्सप्रेशन जो था उसे एल्जेब्रिक फॉर्म में हम लोगों ने डाला, और जो इक्वेशन इसीलिए क्योंकि ये इक्वलिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। x का वैल्यू अगर 10 होगा तो ये 19 को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर यही बता रहा है कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और ये कंडीशनल इक्वेशन क्या हो गया, अगर मतलब x का वैल्यू 10 होने पे ही ये ट्रू होगा इक्वलिटी, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पर ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसे आइडेंटिटी इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि सिंस इट होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x, so it is called conditional. On the other hand, x plus 2 by 3 plus x plus 3 by 2 equal to 5x plus 13 by 6 is an identity since it holds for all values of the variable x, ठीक है। x का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये क्या है, बोल रहे हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा। सपोज देखते हैं, अगर हम लोग ले लेते x का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 मतलब 6 by 3, 2 हो गया, 7 by 2, तो 7 by 2 कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 तो ये हो जाता है 5.5, इधर देखते हैं 4, तो 20 प्लस ये हो जाता है 33 by 6, तो ये 5.5 हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर x का वैल्यू जो भी लो तुम्हारा, ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू 1 ले लेते तो भी देखो 2 plus 1 3, 3 by 3 मतलब 1 हो गया, 3 plus 1 4, 4 by 2 कितना हो गया 2, 2 plus 1 3। अब इधर देखो ये हो गया 5 plus 13, 13 और 5 में कितना होता है 18 होता है, तो ये 3 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए इक्वेशन ट्रू होगा। तुम लोग कुछ भी ट्राई करके यहाँ पर देख सकते हो। देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये इक्वेशन लिख के तुम लोग प्रूफ कर लो। देखो x plus 2 डिवाइडेड बाई, एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं, x plus 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x plus 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5x plus 13 डिवाइडेड बाई 6। देखो अब x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 by 3 प्लस 4 by 2, तो ये कितना हो गया 1 plus 2, ये 3 हो गया। इधर भी 3 आना चाहिए, देख लेते हैं 5 plus 13 by 6, तो 18 by 6, तो 3 आ गया। 2 ले लो, 2 plus 2 4, 4 by 3 कितना, ये 4 by 3 लिख लेते हैं, और ये 5 by 2 लिख लेते हैं, तो ये हो गया 6, 3 2 6 8, और ये हो गया 3 15, 15 plus 8, तो 15 plus 8 it is 23, 23 divided by 6 देखो कितना होता है 3.833 अप्रोक्स आ रहा है, 3.833 ऐसा इधर भी आना चाहिए। तो 2 लेंगे तो 10 plus 13, तो कितना होता है 10 plus 13, ये हो जाता है हमारा 11, 11 डिवाइडेड बाई 6, तो सेम वैल्यू आता है। देखो 11 डिवाइडेड बाई 6 में भी आ रहा है हमारा, ये हो रहा है 5 into 2 plus 13 by 6, तो 10 plus 13, 11 तो नहीं हो रहा है, तो ये हो रहा है 23 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी 23 डिवाइडेड, तो इधर भी तो 23 डिवाइडेड बाई 6 ही आया था, तो वही आ गया 3.8333। तुम लोग कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 7 लिया था, कोई भी वैल्यू से देख सकते हो कि ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई इसे आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं। Determination of value of the variable which satisfies an equation is
कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो तुम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हो ना, इससे बोला जाता है कि बोलते हैं ना इक्वेशन को सॉल्व करो, सोल्यूशन क्या आया, x का वैल्यू क्या आया, तो इसे वैल्यू बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट मतलब x का जो भी वैल्यू आता है उसे रूट बोलते हैं, ROOT रूट। ये वाला लैंग्वेज जो है ये यूज होता है। An equation in which highest power of the variable is 1 is called linear or simple equation। ठीक है, जिसमें x यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे बोला जाता है सिंपल इक्वेशन। देखो जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस 3 इक्वल टू, सपोज लिख दिया मैंने x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल इक्वेशन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और एक चीज भी देखो, x का पावर अगर 1 होगा ना, तो x का मैक्सिमम वैल्यू या फिर सोल्यूशन या फिर रूट एक ही आएगा। और x का अगर पावर में 2 है तो x का वैल्यू मतलब जो रूट है या फिर सोल्यूशन है वो मोर देन 1 आएगा और वो मैक्सिमम 2 आ सकता है। ठीक है, 2 इसके रूट्स आ सकते हैं, यानी 2 सोल्यूशन का आंसर आ सकता है। अब देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किसे बोला जाता है वो भी मैंने बताया, सिंपल इक्वेशन भी बताया। Two or more linear equation involving two or more variables are called simultaneous linear equation। अगर दो या उससे ज्यादा इक्वेशंस लिए गए हैं और जिसे सॉल्व किया जा रहा है, जैसे कि ये चीज मुझे जितना पता है सबको ही करता है 9-10 में, ये बहुत सबका एक मतलब अच्छा टॉपिक रहता है। ग्राफ पेपर यूज करके हम लोग करते हैं, जैसे कि x प्लस 3y ऐसा मान लो होता है 12 और 3x प्लस y इक्वल टू हो गया मान लो 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला, क्या था यहाँ पर बोल रहा है कि साइमल्टेनियस टू और मोर लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर वेरिएबल्स। देखो मैंने 2 वेरिएबल ले लिया x y, ठीक है, सेट भी हो सकता है, 2 इक्वेशन ले लिया। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसे ग्राफ पेपर में भी किया जाता था। ग्राफ पेपर जो बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लाओ तो होता है, या फिर सिंपल इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। इसका बहुत सारा मेथड भी होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड होता है। इससे जो सॉल्व करते हैं तो इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि सबके पावर में 1 है। ठीक है, x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, हाईएस्ट पावर। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ये मैंने पहले बता दिया, बोला जाता है क्वाड्रेटिक। और अगर 3 है पावर में तो बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पर दे दिया एग्जांपल, ये देखो ये है लीनियर, बिकॉज यहाँ पर x एक ही वेरिएबल है और इसका पावर 1 है, लीनियर। ये क्वाड्रेटिक बिकॉज x जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। क्यूबिक क्योंकि देखो x का पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन। और ये जो है जॉइंटली कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि 2 इक्वेशन है। एज मैंने भी एक्स वाई का ही एग्जांपल तुम लोग के सामने रखा था। अब देखो सिंपल इक्वेशन, ये सिंपल इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? सिंपल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है ये ax प्लस b, ये होता है सिंपल इक्वेशन। हर जगह देखो तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, x प्लस बी इक्वल टू, देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, 0। ठीक है, तो ax प्लस बी, क्योंकि देखो ये एक सिंपल इक्वेशन है, ये तो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल का दिखाते हैं। देखो तो यहाँ पर इसे अगर ax प्लस बी में कन्वर्ट करेंगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा पता है? यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि x के साथ कुछ लगा हुआ नहीं है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2x प्लस 3, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, और b जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू 3 हो गया। अगर मान लो ऐसा है 2x माइनस 7 है, तो a का वैल्यू हो गया 2 और b का वैल्यू हो गया -7। तो ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, b का वैल्यू हो जाएगा देन -7 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वेर ए और बी आर नोन कांस्टेंट, जहां ए और बी कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखो हम लोग कांस्टेंट ही ट्रीट करें, का वैल्यू क्या आया, देखो 1 आया, कभी 2 आया, बी का वैल्यू कभी 3 आ रहा है, कभी -2 आ रहा है, तो ये सब कांस्टेंट होता है। और बाकी जो है वो वेरिएबल पोर्शन होता है। सिंपल इक्वेशन हैज ओनली 1 रूट, यानी एक ही उसका सोल्यूशन आएगा। ये भी मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया। जैसे कि ये वाला इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का एक ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके से दिखाया किस तरह से सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो जस्ट तुम लोग नॉर्मल कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हम लोग करना क्या, हम लोग को जब एग्जाम में आएगा तो हमारे पास, क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू वाला पैटर्न है, तो फिर हमें चार जो है वो वहां पर चार ऑप्शंस रहेंगे, हम लोग उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब रिवर्स करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा मतलब लेंदी है उससे हम लोग आंसर से सॉल्व कर लेंगे, या फिर जो लेंदी नहीं है, इजीली सॉल्व हो सकता है, उसे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बाकी हम सोल्यूशन तुम लोगों को दिखा देते हैं, लेकिन ये भी बता देते हैं कि तुम लोग कैसे चाहो तो इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये बताया जा रहा है द इक्वेशन -7x + 1 इक्वल टू 5 - 3x, ठीक है। तो विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, x का वैल्यू कितना होने से सेटिस्फाई होगा। अब इससे आंसर लेंगे, पहले 2 पुट करके देखेंगे, फिर -1, इससे ये तो फास्ट हो जाएगा ना। -7x + 3x इक्वल टू 5 - 1 लिख दिया, तो ये हो गया -4x और 4x इक्वल टू -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -1, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट मतलब वही सोल्यूशन, ठीक है। x + 4 डिवाइडेड बाय 4, x - 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 11। तो ये कितने से सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग 20 पुट करके देख सकते हैं 11 सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 20 + 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 6 प्लस ये 20 - 5 कितना हो गया 15/3, ये 5 हो गया। तो ये तो 20 से ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, 11 हो रहा है, यानी ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और अगर किसी को सॉल्व करना है, देखो ऑप्शन ए मुझे पहले ही पता चल गया, क्योंकि ये 20 से ही सेटिस्फाई कर गया। और अगर इसे सॉल्व करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। 4 3 3x + 12 + 4x - 20 इक्वल टू 11। तो ये कितना हो गया 7x -8 इक्वल टू 11 × 12। तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, तो देखो काफी टाइम लगा, ठीक है। तो हम लोग अगर वो अपना दिमाग हम लोग को यूज करते रहना है कि कौन से क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से अप्लाई करें, ठीक है, कि ताकि हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। और जल्दी तभी होगा अगर ऑप्शन ए टैली हो जाता है, नहीं तो टाइम लगेगा। ऐसे ये देखो, ये तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पिक अप द करेक्ट वैल्यू, तो ये x/30 इक्वल टू 2/45। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 30 × 2 डिवाइडेड बाय 45। 15 3 जा 30, सॉरी 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 4/3। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। 4/3 यानी 1 and 1/3 हो जाएगा। तो देखो, अगर 1 and 1/3 को यहाँ पर अप्लाई करोगे, यहाँ पहले 5 देखोगे, फिर 7 देखोगे, फिर यहाँ पर आओगे, तो टाइम लगेगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फास्ट होगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या है, x + 24 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 + x/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो है, ये दोनों को हम इधर लेके आ जाते हैं, सारे x, ठीक है। तो ये 20 हो गया, 5 4 जा 20, 4x + 96 - 5x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 96 - x इक्वल टू 20 × 4, ठीक है। तो -x इक्वल टू 80 - 96, देयरफॉर x इक्वल टू, दोनों साइड से माइनस हट जाएगा, 16, ठीक है। x इक्वल टू 16। तो इसमें भी काफी टाइम लगता, ऑप्शन सी तक आना पड़ता हमें, तब हमें आंसर पता चलता। तो इसका भी हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 तो हो गया, 5। हम लोग 5, तो 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें तो भाई हम लोग क्या करेंगे, पुट करके ही देखना है कि 8 कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे 8 + 4 कितना होता है, तुम लोग कैलकुलेटर लो और देखो कितना होता है। 8 + 4 12, 12/4। तो पहले वैल्यू के लिए हो गया 3,
और यहाँ पर 8 माइनस 5 तो ये 3 हो गया, 3/3 कितना हो जाता है 1, तो 3 + 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी में चले जाते हैं, 8 + 4 कितना होता है 12, 12/2 कितना हो गया 6 प्लस ये हो गया 18/9 2, तो ये सेटिस्फाई कर गया, 6 + 2 8 हो गया, यानी ऑप्शन बी। तो 5 का ऑप्शन बी, इसे तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें भी हम लोग ऑप्शन लगा के देख सकते हैं। ठीक है, अगर -1 लेते हैं तो ये हो जाता है 10/6, ठीक है, ये हो जाता है 10/6, यहाँ पर पॉइंट आउट करते रहते हैं, और माइनस ये हो जाएगा -1 + 1 0 हो गया, और इधर हो गया -1 + 1 6/4, तो ये हो जाएगा 6/4, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? ये तो पॉसिबल है नहीं, तो पहला कैंसिल, 7 + 11 18/6 3 हो गया 3, और ये माइनस है, और ये 7 + 1 8/9 -8/9 इक्वल टू ये हो जाता है 7 + 7, तो ये हो गया 14/4, 27 - 8 19/9, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब ये 1 देखते हैं, 11 + 1 12, 12/6 2 माइनस 1 + 1 2 2/9 18 - 6 16, और ये 1 7 + 1 8/4, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो -1/7, तो मुझे तो लगता है इससे अच्छा होता अगर हम लोग सॉल्व कर लेते, तो -1/7 ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो ये चेक करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में सॉल्व हो जाएगा, तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। y + 11 डिवाइडेड बाय 6 माइनस y + 1/9 इक्वल टू y + 7/4। तो यहाँ पर देखो y/6 + 11/6 माइनस y/9 + 1/, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1/9 y/4 + 7/4, तो सारे y एक साइड में लेके आ जाते हैं, तो y/4 माइनस y/9 माइनस y/4, ठीक है, तो ये 6 है, और इधर आ जाएगा 7/4 माइनस 11/6 प्लस 1/, तो दोनों साइड 6 9 एंड 4 का एलसीएम करना है, तो चेक करते हैं। तो 3 2 2 जा 4 4 और 27 into 4 108, तो ये आ गया 108, तो ये 3 ये 18y हो जाएगा माइनस 9, तो 12y माइनस 27y, यहाँ भी इसे भी सॉल्व करेंगे तो 108, तो ये 4, तो ये हो गया 27 into 7 189, और ये 6 होने पे कितना होगा 18 into 11 198, और 9 होने पे हो जाता है 12, तो ये दोनों तरफ से 108 हम लोग हटा सकते हैं, 18 - 12 हो गया 6 और 27 - 21 y इक्वल टू 189 - 198 प्लस 12, तो ये हो जाता है 3, तो y इक्वल टू 3 - 21, तो 1/7। तो देखो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी जैसे ही हम लोग ये तीनों ऑप्शन अप्लाई करते हैं कोई भी इसके लिए वैलिड नहीं होता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो था वही हमारा ट्रू ऑप्शन था। तो अगर तुम लोग को कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम लोगों ने जो चेक किया बिल्कुल सही किया, कहीं भी तुम लोगों से मिस्टेक नहीं पाया, तो फिर लास्ट ऑप्शन ही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, तो दैट इज ऑप्शन बी, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो फिर यहाँ पर देखो क्या है,
अगर हम लोग 6 अप्लाई करते हैं तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 और ये 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 3 8 इंटू 3। तो यहाँ पर लिखते जाते हैं, चलो p प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 7, सॉरी 8 और ये 3 प्लस 6 प्लस 3 9 और ये हो गया 2 इक्वल टू p इंटू 2p, मतलब ये 6 2 से 12, 12 माइनस 5 कितना होता है 12 माइनस 5 7 होता है, 7 इंटू 6 ये हो गया 7 इंटू 6। तो चेक करते हैं 8 3 जा 24 प्लस 18 62 हो रहा है, ये तो 42 हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट 7 से देखते हैं 9 और ये हो गया 4, ये 36 आ गया और ये 7 7 3 जा 7 प्लस 3 10, 4 माइनस 7 3 10 इंटू 3 30, तो ये हो जाता है 66। और इधर देख लेते हैं 7 7 और ये 2 7 2 जा 14, 14 माइनस 5 9 इंटू 7 63, तो ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा 5, तो 5 प्लस 2 7 7 और ये 2 7 इंटू 2 14, ये 14 आ रहा है प्लस 8 और ये हो गया 1 8 प्लस 8 22 और ये हो जाएगा 5 5 इंटू 2 10 माइनस 5 5 5 इंटू 5 25, तो ये भी नहीं हो रहा है, यानी हमारा नन ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है ऑप्शन डी। चलो अब तसल्ली के लिए चेक भी करवा देते हैं, p प्लस 2 p माइनस 3 p प्लस 3 p माइनस 4 इक्वल टू 2p माइनस 5। तो ये p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2p माइनस 6 प्लस p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3p माइनस 12 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 5p। तो ये हो गया 2p स्क्वायर, ठीक है ये दोनों मिला के 2p स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3p और प्लस 3p कैंसिल हो गया और ये 2p और माइनस माइनस 2p, ठीक है और ये माइनस 18 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 5p। अब दोनों साइड से 2p स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा ना, इधर माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या माइनस 2p प्लस 5p इक्वल टू 18। तो ये कितना हो गया 3p इक्वल टू 18, p इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो 6 का तो कोई ऑप्शन, अरे 6 का ऑप्शन था तो फिर क्यों नहीं हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 3 3, तो 8 3 से 24, 6 प्लस 3 9 और 6 माइनस 4 2, तो 18, तो ये 42 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बेकार का मेहनत हो गया, जो भी हो यहाँ पर मैंने एडिशन जो है वो गलत कर दिया, लेकिन देखो सॉल्यूशन जो किया उससे जल्दी से मतलब मेरा जो गलत हुआ था वो आइडेंटिफाई हो गया कि ये मैंने ऐड गलत कर दिया था, बाकी ये ऑप्शन 1 से ही टैली हो रहा था, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन इज ट्रू फॉर, तो x इक्वल टू 1 चेक कर लेते हैं, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13/4 और इधर देखते हैं 15 माइनस 1 14/5, ये हो जाएगा 14/5, इधर वाला चेक करते हैं और ये प्लस 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 और 3 माइनस 1 यानी 3, तो ये माइनस 1 14/5 माइनस 1 9 हो जाएगा।
9/5 और इधर कितना हो रहा था 12 प्लस 13/4 तो नहीं हो रहा है 2 से चेक करते हैं 15 2 30 30 माइनस 1 कितना हो गया 29/5 तो 29/5 प्लस 2 2 2 4 4 माइनस 5 माइनस 1 और ये हो गया 6 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1/5 तो 29 माइनस 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और ये कितना हो रहा है 2 पे 12 2 24 24 प्लस 1 25/4 हो रहा है तो ये भी नहीं हो रहा है 5 देखते हैं 5 15 5 75 माइनस 1 यानी 74/5 और ये हो गया 10 माइनस 5 यानी 5 और ये हो गया 15 माइनस 1 यानी 14 5/14 तो ये चेक करते हैं 74 into 14 1036 plus 25 1061 divided by 70 और ये 5 कितना हो रहा है 61/4 अच्छा तो क्या ये डिविजिबल है नहीं ये भी तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा लास्ट 7 तो 7 into 15 minus 1 104 divided by 5 तो 104 divided by 5 plus 14 minus 5 तो 14 माइनस 5 कितना होता है 9 और ये हो गया 21 माइनस 1 मतलब 29/20 तो एक काम कर सकते हैं ना हम लोग इसे डायरेक्ट ये कर लेते हैं पॉइंट में लेके आ जाते हैं ये हो गया 0.45 ये कैलकुलेटर का यूज करते हैं 104 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो गया 20.8 तो प्लस 0.45 तो ये आ जाता है 212.5 212.5 अब इधर का चेक करते 7 into 12 plus 1 डिवाइडेड बाय 4 212.5 यही वाला 7 वाला ही एप्लीकेबल हो रहा है यानी ऑप्शन डी होगा तो ऑप्शन डी होगा 7 पे ये ट्रू हो जा रहा है ठीक है 7 पे ये ट्रू हो जा रहा है 12x plus 1 एक बार देख लो 12x plus 1 by 4 15x minus 1 5 2x minus 5 3x minus 1 तो 12x plus 1 by 4 minus 15x minus 1 by 5 equal to 2x minus 5 3x minus 1 ये हो गया 20 60x plus 5 minus 60x प्लस हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 4 तो ये तो कैंसिल हो गया ये बचा 9/20 तो ये हो जाएगा 9/20 तो 9 into 3x minus 1 और 20 into 2x minus 5 27x minus 9 40x minus 100 तो ये 40 इधर अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा -13x और ये हो गया 91 तो -7 आ गया या तो सिर्फ 7 है अच्छा ये भी तो -91 होगा तो ये 7 आ गया +7
तो ना लास्ट में 7 जब आ रहा है तो फिर बहुत टफ हो जाता है, तो इससे तो अच्छा है कि हम लोग सॉल्व भी कर ले। तो बहुत जन रेफर करते हैं इस तरह से कि सॉल्व करने का क्या जरूरत है, हम लोग सोल्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुझे लगता है कि तभी बेनिफिट होगा अगर किसी का सोल्यूशन फास्ट है तो वो सोल्यूशन कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखो x, अब तो हम सोल्यूशन ही करेंगे, ये ज्यादा टाइम लग रहा है। x बाई 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस x डिवाइडेड बाई 0.005 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.0005 3 0 इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला बात है, देखो ये 1 डिवाइडेड बाई 0.5 हो रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2x हो गया। ये 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाई 0.05 तो ये होता है 20। 1 डिवाइडेड बाई 0.005 तो ये होता है 200x, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 0.30 और 5 तो ये हो गया 2000। तो ये हो गया 202x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2020, तो x इक्वल टू 2020 डिवाइडेड बाई 200, तो 2020 डिवाइडेड बाई 202, ये हो गया 10, तो x का वैल्यू आ गया। तो ये डिवाइड कर लो तो फटाफट हो गया, तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में डाल के उन्हें फिर इक्वेशन का फॉर्मेट करके आंसर सॉल्यूशन करें। जैसे कि देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5 and if 3 be added to the both fraction becomes 3/4। किस तरह से फैक्टर फ्रैक्शन को फाइंड आउट किया है कि ये मान ले रहा है कि x be the numerator and the fraction be x divided by x plus 5, क्योंकि बोला है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, तो अगर न्यूमरेटर अगर x हो रहा है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x plus 5, बिकॉज एक्सीड्स कर रहा है x plus 5 से, तो हम लोग फ्रेज को फॉलो करते जाएंगे और इससे पहले एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो एक एक्सप्रेशन बन गया, देखो ये बाय द इक्वेशन ये दिया हुआ है कि अगर दोनों जगह पे 3 ऐड हो तो वो फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे, फिर उससे सोल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट होगा। जैसे ही x फाइंड आउट होगा हम लोग एक्सप्रेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि फ्रैक्शन कितना होता है। सेम इसी तरह से देखो, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago is subtracted from twice his parents age, ठीक है, the result would be equal to his present age। अच्छा, पेरेंट्स नहीं है, प्रेजेंट एज है, फाइंड एज प्रेजेंट। तो देखो x a का प्रेजेंटेज मान लिया गया है कि x है। अब क्या बोला है, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, तो 6 years ago a का एज कितना होगा, अगर आज x है, a का एज अगर आज x है, जैसे कि अगर किसी का भी एज तुम लोगों में से आज है मान लो 17 18 जो भी हो, अगर 18 है तो 6 years पहले कितना था, 12 था, ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा 6 प्रेजेंट एज से। इसी तरह से a का अगर 6 year ago का एज हमें चाहिए तो x माइनस, देखो ये जो किया हुआ है x माइनस 6 ऐसे किया हुआ है, ठीक है, ये 6 years ago का एज हो गया। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, ये सब्ट्रैक्ट करना है 6 years ago एज जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है आज के एज का ट्वाइस के साथ, तो ट्वाइस कितना हो गया 2x, और ये इफ थ्राइस ऑफ, ठीक है, 6 years ago वाला एज जो है उसका थ्राइस आज के एज के ट्वाइस से लेस करना है। लेस करने से बोल रहे हैं कि a का प्रेजेंट एज आ जाता है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितना है x, तो जैसे फ्रेज जैसे पजल हमें दिया हुआ, ये पजल की तरह ही है, जैसे पजल हमें दिया हुआ हम लोग उस तरह से उसे लिखने का कोशिश करेंगे, रिलेट करने का कोशिश करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन आ रहा है x का एज 9 है, और देखो ना अगर आज x का एज 9 है तो 6 years पहले x का एज कितना था, 3 years था, तो 3 का 3 गुना थ्राइस कितना होता है, 9 होता है, और आज उसका एज अगर 9 है तो डबल इसका कितना हो जाएगा 18, तो 18 से 9 माइनस करोगे तो वही आ जाएगा प्रेजेंट एज। A number consists of 2 digits in the tens place is twice the digits in the unit place। तो नंबर तो तुम लोग को पता है ना, एक्चुअली नंबर हमारे कितने होते हैं, नंबर 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9, उसके बाद का नंबर जो है ना ये सबका कॉम्बिनेशन है, जैसे 10 तो 0 1 11, ये 2 बार 1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी हम लोग नंबर लिखते हैं ये 10 का मतलब ऐसे होता है, देखो 10 का मतलब इस तरह से होता है 10 into 1 plus 0। 11 का मतलब होता है 10 into 1 plus 1, ठीक है। ये टेंथ प्लेस हो गया, ये यूनिट प्लेस हो गया, ठीक है। ये यूनिट प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है। अगर किसी को 1000 लिखना है तो ये ऐसे होता है 100 into 1, ठीक है। 1000 into 1 plus, सॉरी, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा 1000 into, ये इसे ना एक काम करते, इसे 1001 लिखते तो समझने में ठीक होगा। तो यूनिट प्लेस में 1 आ गया, ठीक है। फिर टेंथ प्लेस में इस तरह से हो जाएगा 100 प्लेस, 100th प्लेस, तो 1000 into 1000 plus 0 plus 0 plus 1, तो कितना हो जाएगा 1001, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से, मतलब देखो प्लेसेस हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए, जैसे कि ये 0 को हटा के लिखते, देखो ये अगर 732 है, फॉर एग्जांपल 732 है, तो यूनिट प्लेस में कितना है 2, ठीक है। और ये यूनिट प्लेस हो गया, इसके आगे आता है टेंथ प्लेस, ठीक है। टेंथ प्लेस में कितना हो जाएगा 10 into 3, और 100 प्लेस में कितना हो जाएगा 7, तो 100 into 7 कितना हो गया 700, 10 into 3 कितना हो गया 30 plus 2, तो ये हम बताना चाह रहे हैं 732। ये एग्जांपल से मुझे लगता है कि मैंने समझाया तुम लोगों को, जो हम समझाना चाहते थे 732 हो रहा है, ठीक है। वो जीरो वाला कंसेप्ट थोड़ा, मतलब 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, 732। अगर मान लो इसमें 1732 करना है तो तुम लोग क्या करोगे 1000 प्लेस ले लोगे, ठीक है। 1000 into कितना कर दोगे 1 हो जाएगा ये, और 10 into 7, सॉरी 100 into 7 हो जाएगा, प्लस 10 into 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 1000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1732। तो एक्चुअली नंबर इसी तरह से आते हैं। तो ये होता है यूनिट प्लेस, ये टेंथ प्लेस हो जाएगा एक, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस, ये टेंथ वाला प्लेस, ये 100th प्लेस, ये 1000th वाला, मतलब 1000th प्लेस होता है, ठीक है। तो वही बताया है देखो इस क्वेश्चन में कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट इन टेंथ प्लेस, ठीक है। टेंथ प्लेस में जो डिजिट है ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस के डिजिट का 2 गुना है। इफ 18 is subtracted from the number, the digits are reversed, तो नंबर फाइंड आउट करने बोला है। तो लेट x be the digit in the unit place, तो x जो है ये माना जा रहा है कि यूनिट प्लेस का डिजिट है, तो सो द डिजिट इन द टेंथ प्लेस 2x होगा, क्योंकि बताया ही है कि जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस का 2 गुना है, तो 2x दस द नंबर बिकम्स, क्या हो जाएंगे नंबर किस तरह से लिखना है, अभी मैंने तुम लोग को सिखाया यूनिट प्लेस, देन प्लस देके आगे टेंथ प्लेस वाला नंबर लिखना है। तो नंबर हो जाएगा 20x plus x, दैट इज 21 बोल सकते हैं। तो 21x नंबर है, और इस नंबर को क्या करना है, इफ 18 पे सब्ट्रैक्टेड, ये लाइन देखो, इफ 18 पे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस में चला जाएगा, टेंथ प्लेस यूनिट प्लेस में चला जाएगा, तो 2x पीछे चला जाएगा और ये 10x सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है कि अगर यूनिट बता ही दिया है कि 2 गुना है, तो नंबर क्या हो जाएंगे 10 into 2x plus x, तो ये हो जाएगा 21x। और अगर रिवर्स हो जाता है यूनिट, ये जो अगर है ये रिवर्स हो जाता है तो प्लस 2x हो जाएगा और 10 into x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12x, ठीक है। 21x की जगह 12x हो जाएगा। अब 18 सब्ट्रैक्ट करने बोला था इसमें, तो 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये बता रहा है। तो देखो ये 42 आ गया, तो इससे तुम लोग चेक भी कर सकते हो, 42 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 42 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 24 आ गया, हो गया ना उल्टा, 42 की जगह हो गया 24। फॉर ए सर्टेन कमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिविंग
डिमांड डी इन केजी फॉर प्राइस पी इन रुपीज पर इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस पी। तो ये एक इकोनॉमिक्स के तरह दिया हुआ है क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, मतलब इकोनॉमी के बारे में बताया है कि कॉमोडिटी का डिमांड जो है, इक्वेशन जो है वो डी से डिमांड यानी केजी में डिमांड को डिफाइन कर रहा है, पी से प्राइस को डिफाइन कर रहा है, और इक्वेशन क्या है, डी इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस। तो सप्लाई इक्वेशन गिवन द सप्लाई एस इन केजी फॉर ए राइस फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी एस, ठीक है। तो एस से सप्लाई दिया हुआ, ये डिमांड का इक्वेशन, ये सप्लाई, मार्केट प्राइस इज सच एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ठीक है, मतलब जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो बताया है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, तो 100 करके पी आ जाएगा, पी मतलब प्राइस हो जाएगा, फाइंड द मार्केट प्राइस, पी मतलब प्राइस फाइंड आउट हो गया, एंड क्वांटिटी दैट विल बॉट एंड सोल्ड, और क्वांटिटी बोला है, जो क्वांटिटी के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो P7 आ गया। क्वांटिटी ये देखो, डिमांड तो क्वांटिटी ही बताता है, तो 100 इंटू 10 माइनस 7 300 केजी का ये है, डिमांड है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज बी, तो एक्सरसाइज ए तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज बी। तो एक्चुअली हम आंसर्स जो है वो एक बार एक्सरसाइज ए का दिखा रहे आ जाते हैं, तो